तो फिल्म की शुरुआत होती है दो ग्रुप्स के बीच लड़ाई को दिखाते हुए। एक तो थे इंसान जो जमीन पर रहते थे और उनका ताल्लुक एक कबीले से था, और दूसरी जल परियां जो काले पानी में रहती थी। यहाँ इंसान जो एक दूसरे शहर से आए थे वो इन जल परियों पर बुरी तरह हमला कर रहे होते हैं, उन पर भारी पड़ के मार रहे होते हैं। मगर जो जल परियां होती हैं वो इन्हें नहीं मारती, बल्कि वो तो सिर्फ अपने बचाव के लिए उनके हमले को रोक रही होती हैं। तब यहाँ जल परियों का हेड इंसानों के मास्टर से कहता है कि हम लोगों ने आप सबका क्या बिगाड़ा है, आखिर तुम क्यों हम कमजोर लोगों को परेशान कर रहे हो। जिस पर इंसानों की मास्टर जवाब देते हैं कि हमें जल परियों की आंसू चाहिए, अगर तुम हमें वो दे दो तो हम तुम पर कोई जुल्म नहीं करेंगे और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। जिस पर वो कहता है माफ कीजिएगा मगर हम तो वो आपको नहीं दे सकते। ये कहकर जल परियों के लीडर फौरन अपनी बेटी के पास जाते हैं जो जल परियों की राजकुमारी थी और बहुत खूबसूरत भी थी। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए जल परियों का लीडर उसे यहाँ से भगा देता है, जिसके बाद इंसान वहाँ के सभी लोगों यहाँ तक कि जल परियों के लीडर को भी मार देते हैं और सभी जल परियों को कैद करके अपने साथ अपने शहर ले आते हैं। अगली सीन में हम इंसानों के मास्टर के बेटे जियांग को देखते हैं, जिसके पास उसका दोस्त आता है और बताता है कि तुम्हारे डैड काले पानी गए थे और वहाँ से बहुत सारी जल परियों को कैद करके लाए हैं। इसके बाद हमें वही जल परियां दिखाई जाती हैं जिन पर सिपाही बहुत जुल्म कर रहे होते हैं, बड़ी बेरहमी से उन्हें मार रहे होते हैं ताकि वो रो पड़े तो उनके आंसू ये हासिल कर सके। सिपाही ये सब एक लड़की लो चैंग के कहने पर कर रहे थे क्योंकि वो मास्टर की सबसे करीबी थी और उसका ही कहा माना जाता है वो जियांग के दोस्त की बहन भी। जिसके बाद वो खुद भी उठती है और जोर जोर से जल परियों को मारने लगती है और वो जल परियां रोती हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आंखों से बाहर आते ही वो कीमती और चमकदार मोतियों में बदल जाते हैं। अब इस तरह से करके वो बहुत सारे आंसू इकट्ठे कर लेते हैं। इसके बाद हम मास्टर और लो चैंग को आपस में बात करते हुए देखते हैं। तभी यहाँ जियांग भी आता है जो अपने डैड यानी मास्टर पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि डैड आपने मुझसे वादा किया था कि आप कभी भी जल परियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर आपने क्या किया, अपना वादा तोड़ दिया। जल परियों को उठा कर ले आए और उन पर जुल्म भी कर रहे हैं, बहुत बुरे। उसकी बातें सुनकर तभी अचानक मास्टर खांसने लगते हैं। देखने से ऐसा लग रहा था कि उनकी तबीयत काफी खराब है, इसीलिए लो चैंग उन्हें कुछ गोलियां खिलाती है। तभी जियांग उसे अलग साइड पर ले जाकर पूछता है कि मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ इन्हें। वो कहती है हाँ सच में आपके डैड बहुत बीमार, उनका इलाज हो रहा है जो सिर्फ जल परियों की आंसू से ही किया जा सकता है, इसीलिए हम काले पानी गए और जल परियों को ले आए। जिस पर जियांग कहता है तुम लोगों को जो भी चाहिए था इन्हें जल परियों की आंसू वो तुम्हें मिल गए है ना, इसीलिए प्लीज मेहरबानी करो और उन जल परियों को छोड़ दो। वो कहती है आप छोटे हैं अभी इसीलिए समझ नहीं पा रहे और ना ही आप जल परियों के बारे में जानते हैं कि वो कितनी खतरनाक हैं। अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो वो बाद में जरूर आए हम सबसे बदला लेने के लिए और ना जाने कितने मासूम लोगों को मार डालेंगे, इसीलिए आई एम सॉरी हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। फिर इन बातों के बाद जियांग के डैड उसे वहाँ से जाने का कह देते हैं कि आप जाएं, हमने लो चैंग से कोई बात करनी है। तो वो यहाँ से चला जाता है। फिर उसके डैड लो चैंग से कहते हैं कि अभी जियांग छोटा है इसीलिए नादान है, कुछ भी नहीं समझ रहा वो, मगर दिल का वो बहुत अच्छा है और क्योंकि उसे एक दिन मास्टर बनना ही है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे तुमने मेरा साथ दिया, मेरी सेवा की है, तुम वैसे ही जियांग का भी साथ दो, उसकी भी सेवा करो। और हाँ मैं भी सुबह की मीटिंग में ये ऐलान कर दूंगा कि मेरे बाद मेरा बेटा मास्टर होगा और वो ही मेरी जगह पर बैठेगा और तुम भी जाकर सो जाओ, आराम कर लो, थक गई होगी। तब लो चैंग कहती है ठीक है मास्टर, जैसे आपने कहा वैसा होगा, आपका हुक्म हमेशा माना जाएगा, मैं कभी आपको मायूस नहीं करूंगी। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है, मगर उसका चेहरा देखकर हमें ये समझ आ जाती है कि वो जियांग के डैड के इस फैसले से खुश नहीं है कि जियांग मास्टर बने। फिर मास्टर भी अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ तभी उनके पास जियांग आता है जो उनके लिए चाय लाया था। वो कहता है ये चाय लो चैंग और उसका भाई पहाड़ों पर से लाए हैं, ये बहुत अच्छी है, जिसे पीकर आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। फिर तो मास्टर चाय पीने लगते हैं और जियांग से कहते हैं बेटा मैंने आपसे कोई जरूरी बात करनी है। जियांग कहता है जी डैड कीजिए, मुझे भी आपसे कोई बात करनी है। और फिर वो अपने डैड से पूछता है अच्छा आप लोगों ने अपना काम कर लिया हो तो क्या हम उन जल परियों को छोड़ सकते हैं, बहुत जुल्म कर लिया उन पर, अब बस कर दीजिए। जो सुन उसके डैड नाराज हो जाते हैं और कहते हैं तुम ऐसे ही फजूल बोले जा रहे हो, कुछ नहीं जानते तुम इस सब के बारे में जो हम कर रहे हैं। जल परियां बहुत ही खतरनाक होती हैं, वो इंसान का रूप लेकर जमीन पर आती हैं और एक के बाद एक इंसान को मारती जाती हैं। वो तो अच्छा हुआ मुझे लो चैंग ने सब के बारे में बता दिया, वरना तुम्हारा वादा पूरा करने के चक्कर में मैं उन जल परियों को ऐसे छोड़ देता और उनके साथ कुछ न करता। तब जियांग कहता है आपकी सोच गलत है, जल परियां इंसानों को नहीं मारती, सुनी सुनाई बातों पर आप यकीन मत किया करें डैड। जो सुन उसके डैड गुस्सा
हो जाते हैं और कहते हैं क्या मैं तुम्हें पागल नजर आ रहा हूँ। इतना कहते ही उनके सीने में दर्द होने लगता है और देखते ही देखते अचानक से ही उनकी मौत हो जाती है। उनके मरते ही लू चेंग बहुत सारे सिपाहियों को लेकर उस कमरे में आ जाती है और जियांग पर इल्जाम लगाते हुए कहती है ये तुमने क्या किया, अपने ही बाप को मार दिया। फौरन बाद सिपाहियों से कहकर उसे कैद करवा देती है। जहाँ तभी उसे उसका दोस्त मिलने आता है। तब जियांग उसे बताता है कि ये मैंने नहीं किया, मैंने अपने डैड को नहीं मारा। उसका दोस्त कहता है जानता हूँ मैं, मुझे तुम पर यकीन है जियांग, और एक खबर मैं तुम्हें देने आया हूँ। तुम्हारे डैड की मौत के बाद मेरी बहन यानी लो चेंग मास्टर बन गई है। जो सुन जियांग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मास्टर बनने के लालच में लो चेंग ने ही मेरे डैड को मारा है जहर देकर, ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए, क्योंकि उस वक्त वो बिल्कुल ठीक थे। इसीलिए प्लीज तुम कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकालो, ताकि मैं लू चेंग के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ सकूं। जिसे सुन कुछ ही वक्त के बाद उसका दोस्त जियांग को वहाँ से निकाल देता है। जिसके बाद फौरन वो लू चेंग के कमरे में जाता है और पूरे कमरे की तलाशी लेने लगता है। जहाँ तभी उसे एक बर्तन में जहर मिल भी जाता है। मगर तभी इधर लू चेंग और उसके बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं। जियांग उन्हें वो जहर दिखाते हुए कहता है ये वही जहर है जो मेरे डैड को दिया गया था और ये काम लू चेंग का है। मगर कोई भी सिपाही उसकी बात का यकीन नहीं करता। इसीलिए जियांग को वहाँ से भागना पड़ता है, जहाँ वो उस जहर को महल में ही छुपा देता है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ भागकर जियांग एक नदी के पास आ गया होता है और उसके पीछे बहुत सारे सिपाही भी लगे हुए थे। फिर फौरन ही सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और इनमें काफी लड़ाई होने लगती है। लेकिन क्योंकि सिपाही काफी ज्यादा थे और जियांग अकेला था, इसीलिए वो उनके सामने कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए वो जैसे ही उसे मारने वाले होते हैं तो तभी पानी में से जलपरियों के सरदार की बेटी, जिसे उन्होंने भगा दिया था, वो निकल कर आती है। यानी सभी जलपरियों की राजकुमारी, जो इस वक्त अपने फुल जलपरी वाले रूप में होती है, जिसे देखकर सिपाहियों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो खुश होते हुए कहते हैं वाह भाई वाह, आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा है। हम इन दोनों को पकड़कर लू चेंग के हवाले कर देंगे, जिससे वो बहुत खुश हो जाएगी। ये सोचकर वो उस जलपरी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो वो उन्हें रोकती है और बाद में अपनी ताकत से बर्फ के बहुत सारे नुकीले टुकड़े बनाकर उन पर हमला कर देती है, जिससे वो लोग डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो जलपरी इंसानी रूप में आकर यहाँ से जाने लगती है। तब जियांग उसे रोकते हुए कहता है तुमने मेरी जान बचाई, ए खूबसूरत लड़की, अपना नाम तो बताती जाओ ताकि मैं भी किसी दिन तुम्हारे काम आ सकूं। मगर जब वो जियांग के सूट पर उसके शहर की मोहर देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर भी नोकदार बर्फ से हमला करने लगती है। जिस पर जियांग कहता है अरे ये क्या कर रही हो तुम, अभी तो तुमने मेरी जान बचाई और खुद ही मेरी जान लेना चाहती हो। जलपरी कहती है तुम्हारे शहर के लोगों ने मेरे सभी अपनों को मार दिया और जितने बचे थे उन्हें अपने पास कैद किया हुआ है, तो तुम ही बताओ मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं। मैं अब तुम्हारे शहर के लोगों को मारने जा रही हूँ अपने लोगों का बदला लेने के लिए, जिसकी शुरुआत मैं तुम्हें मारकर करूंगी। जियांग कहता है अच्छा मेरी बात भी सुनो, मेरे डैड को तो मेरे अपने ही शहर के लोगों ने मार दिया, मैं भी उनसे बदला लेना चाहता हूँ और मैं उस शहर से काफी अच्छे से वाकिफ हूँ, वहाँ की एक एक जगह के बारे में मुझे पता है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस तरह से मैं बदला भी ले लूंगा और जो तुमने मेरी जान बचाई है उसका हिसाब भी बराबर हो जाएगा। जिसके लिए वो जलपरी मान जाती है और वो लोग उस शहर के लिए निकल जाते हैं। जहाँ जियांग अपने रास्ते में आने वाले बहुत सारे बच्चों को खाना खिलाता है, जो देखकर जलपरी को बहुत खुशी होती है। अब जियांग जलपरी को खुश करने के लिए उसके लिए सफेद रंग का प्यारा सा सूट और एक छतरी भी लेकर आता है। जिसके बाद वो दोबारा से आगे बढ़ते हैं। जहाँ तभी वो रास्ते में देखते हैं कि लू चेंग के कुछ सिपाही एक लड़के से लड़ रहे होते हैं, मगर वो लड़का इतने सारे सिपाहियों के सामने कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं तो तभी जलपरी उसके चारों तरफ एक हिफाजती कवर लगा देती है, जिससे सिपाही उसे कुछ भी नहीं कर पाते। और अब जियांग और जलपरी मिलकर उन सभी सिपाहियों से लड़ते हैं और एक एक करके उन्हें मार देते हैं। फिर वो उस लड़की से पूछते हैं ये लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे, तो वो बताता है मैं एक कबीले का सरदार हूँ, हमारे कबीले के लोग जहर बनाने में काफी माहिर हैं। एक दिन हमारे ऊपर मुसीबत आई जिसके लिए उस शहर से हमने मदद मांगी और बदले में उन्हें सबसे तेज जहर बना कर दिया, और जिस बर्तन में वो जहर दिया वो बहुत ही खास था। अगर इस बारे में मास्टर को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे, इसीलिए मैं उस शहर में वो जहर और बर्तन लेने गया, लेकिन वहाँ के मास्टर लो चेंग ने हमें वो नहीं दिया और अपनी टीम में शामिल होने का कहा, पर मैंने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया, इसीलिए उसके सिपाही मुझे मारने आए थे। तब जियांग उसे उस बर्तन के बारे में बताता है कि मैं जानता हूँ वो तुम्हें कहाँ मिलेगा, क्योंकि ये दरअसल वही बर्तन होता है जिसमें लो चेंग ने जहर मंगवा कर जियांग के डैड को दिया था। जियांग उससे कहता है मगर तुम्हें वो हासिल करने के लिए उस
उस शहर में जाना होगा, हम भी वहीं जा रहे हैं। जिसके बाद वो तीनों उस शहर के लिए निकलते हैं, जहाँ तभी रास्ते में जल परी बेहोश होकर गिर जाती है। चेक करने पर जियांग को पता चलता है कि जल परी की गर्दन पर एक जख्म है जिस पर जहर लगा हुआ है, इसीलिए वो उसे उठाकर पास ही बने एक होटल में लेकर जाते हैं, जिसकी मालिक एक लड़की थी जो बेहद ही खूबसूरत थी। होटल के कमरे में जाकर वो कबीले का सरदार जल परी के जख्म को देखता है और जियांग को बताता है कि इसे एक फूल की मदद से ठीक किया जा सकता है, जो फूल पहाड़ों पर से मिलेगा। तब जियांग पहाड़ों पर जाकर उन फूलों को लेकर आता है, जिसकी दवाई बनाकर जब जल परी को दी जाती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। यहाँ वो लोग उसी शहर और बाकी चीजों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तब उनकी सारी बातें होटल की मालिक सुन लेती है। कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं कि होटल की मालिक उस लड़की को एक आदमी परेशान करने लगता है। तब उसे बचाने के लिए कबीले का सरदार अपनी बांसुरी बजाकर बहुत सारे सांपों को वहाँ बुला लेता है। वो सांप उस आदमी को बार बार डंक मारते हैं, जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है। मगर इन सब के बीच होटल की मालिक के पैर में चोट लग गई होती है, इसीलिए कबीले का सरदार उसे ऊपर उसके कमरे तक छोड़ कर आता है। तब होटल की मालिक उसे रोकते हुए कहती है, तुम मुझे पहले ही नजर में पसंद आ गए थे, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिस पर उसकी बात का जवाब ना देते हुए वहाँ रखी एक गिटार की तारीफ करने लगता है, जिस पर वो कहती है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, बोलो करोगे शादी? और हाँ, मैं कौन सा तुम्हें अभी शादी करने का कह रही हूँ, मैं यहाँ की सारी चीजें बेच देती हूँ, यहाँ तक कि अपना होटल भी, फिर बाद में हम शादी कर लेंगे और देखना एक साथ हम बहुत खुश रहेंगे। तो वो उसे समझाते हुए कहता है, देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग है, नॉर्मल इंसानों की तरह मैं नहीं रह सकता। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है, जिस वजह से होटल की मालिक को गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो एक परिंदे की मदद से लो चैंग को उन लोगों के बारे में बता देती है। जब लो चैंग को परिंदे के जरिए उसका मैसेज मिलता है तो वो अपने सिपाहियों को वहाँ जाने का कहती है और ये भी कि होटल समेत उन तीनों को जला दो, और हाँ साथ ही में होटल की मालिक को। जब चुपके उसके सिपाही होटल में आ जाते हैं और जल परी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियांग और कबीले का सरदार उसे बचा लेते हैं। अब सिपाही पूरे होटल में आग लगा देते हैं, जिससे वो जलने लगता है, मगर वो चारों ठीक वक्त पर वहाँ से बाहर आ गए थे। कबीले का सरदार होटल की मालिक को कहता है, अब तुम यहाँ से चली जाओ, जिस पर वो कहती है, नहीं मैं भी तुम्हारे साथ उस शहर में चलती हूँ। जिसके बाद ये चारों आगे बढ़ते हैं, जहाँ तभी रास्ते में पेड़ों की टहनियाँ उन पर हमला कर देती है। जल परी और होटल की मालिक को पकड़ लेती है, लेकिन जियांग और वो सरदार ऊपर की तरफ कूद कर उन टहनियों को काट देते हैं और दोनों की जान बचा लेते हैं। लेकिन अब वो टहनियाँ सरदार को पकड़ लेती हैं, तो होटल की मालिक अपनी उसी जादुई गिटार को बजाकर टहनियों को काट देती है और सरदार को बचा लेती है, और ये लोग एक बार फिर अपना सफर शुरू करते हैं। कुछ वक्त के बाद वो शहर में पहुंचकर सीधा महल में जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि यहाँ उन्हें कोई भी नहीं देख रहा होगा, मगर तभी यहाँ बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं, जिनके साथ लो चैंग भी थे। अब देखते ही देखते सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। बदले में वो भी उन सिपाहियों से लड़कर उन्हें अच्छा सबक सिखाते हैं, क्योंकि ये चारों काफी ताकतवर थे और उन पर काफी भारी पड़ रहे थे। अब सिपाहियों को कमजोर पड़ता हुआ देखकर लो चैंग भी लड़ने के लिए आ जाती है, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके। वो सीधा आकर उस जल परी पर हमला करती है, मगर वो अपने हिफाजती शील्ड बनाकर उसके हमले को रोक देती है। लेकिन क्योंकि लो चैंग काफी ताकतवर थी, इसीलिए जल परी उसके हमले को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती और उसकी शील्ड टूट जाती है और वो काफी दूर जाके गिरने लगती है। मगर गिरने से पहले ही जियांग उसे पकड़ लेता है। अब लो चैंग देखती है कि होटल की मालिक मेरे सिपाहियों को अपनी गिटार से हमला करके मार रही है, तो वो उस पर हमला करके पहले उसकी गिटार तोड़ती है और बाद में उसे भी मारकर थोड़ा बहुत जख्मी कर देती है। इसके बाद वो जैसे ही दोबारा से उस पर हमला करने लगती है तो सामने वो सरदार आ जाता है, तब हमला उसको लग जाता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। अब लो चैंग जियांग से कहती है, तुम गद्दार हो, पहले अपने डैड को मारा और अभी शहर पर हमला करने के लिए आ गए हो। जिस पर जियांग उसे कहता है, तुम बहुत झूठी और लालची हो और गद्दार मैं नहीं तुम हो। तुमने सिर्फ मास्टर बनने के लिए अपने ही मास्टर यानी मेरे डैड को मार डाला, जिसने सारी जिंदगी तुम्हें पाला और तुम्हारा ख्याल रखा, और अब इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो। अब लो चैंग एक चाल चलती है, वो कहती है, वैसे जियांग तुमने एक काम तो अच्छा किया, तुम जल परियों की राजकुमारी को खुद यहाँ हमारे पास ले आई। इसके बाद वो जल परी को भड़काने लगती है कि तुम्हारे डैड को किसी और ने नहीं बल्कि जियांग के डैड ने मारा था और तुम्हारे सारे लोगों को भी उन्होंने ही मरवाया था। इसके बाद वहाँ बहुत सारा धुआं आ जाता है, तभी यहाँ जियांग का दोस्त आकर इन चारों को यहाँ से ले जाता है। वो अब नीचे जेल के पास जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में वो जल परी गुस्से में और रोती हुई जियांग से पूछती है कि क्या वो सब सच था
जो लो चैंग ने बताया। वो कहता है हाँ सच है, मगर मेरे डैड ने वो खुद नहीं किया बल्कि लो चैंग के कहने पर किया था। उसने तुम लोगों के बारे में उल्टा सीधा मेरे डैड को भड़काकर ऐसा करवाया। जल परी कहती है मगर मेरा क्या कसूर था? तुम्हारे डैड की भड़कने की वजह से मेरी जिंदगी अजाब बन गई। मेरे डैड मुझसे छीन गए और आधे मेरे लोग मारे गए। मगर इसी दौरान उसे जेल में से अपनी बहनों की आवाजें आने लगती हैं, इसीलिए ये वहाँ जाकर उन सबको छुड़वा लेती है। इसके बाद जब वो लोग यहाँ से भाग रहे थे तो तभी उनके रास्ते में लो चैंग आ जाती है, जिस पर जियांग का दोस्त इन्हें लो चैंग का भाई उसे कहता है बहना तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। तुम मास्टर बनना चाहती थी ना, तो तुम बन गई हो। तो अब तुम्हें क्या चाहिए? छोड़ दो इन्हें और जाने दो प्लीज। मगर वो अपने ही भाई पर अपनी ताकत से हमला करके उठाकर उसे काफी दूर फेंक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके फौरन ही बाद लो चैंग के सिपाही उन पर हमला करने लगते हैं, मगर जल परी एक बार फिर अपनी ताकत से बर्फ के नुकीले टुकड़े बनाकर उनकी तरफ करती है और हमला करने से रोक देती है। मगर तभी यहाँ लो चैंग भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जल परी की रुकावट को तोड़ देती है, जिसके बाद उन चारों और सिपाहियों के बीच एक काफी बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। अब लो चैंग जल परी पर हमला करती है, मगर बीच में आकर जियांग उसे बचाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर लो चैंग से लड़ने लगते हैं। मगर वो काफी ताकतवर थी, इसीलिए वो उसके सामने नहीं टिक पाते, तो लो चैंग उन पर हमला करके दूर फेंक देती है। और अब जैसे ही वो जल परी में अपनी तलवार घुसाने लगती है तो बीच में जियांग आ जाता है और वो तलवार उसके आर पार हो जाती है। ये देख जल परी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाती है, जिससे लो चैंग और उसके साथी काफी दूर जाके गिरते हैं। अब जियांग जल परी से कहता है तुमने मेरी जान बचाई थी, लो देखो आज मैंने तुम्हारी जान बचा ली, तो मतलब आज हिसाब बराबर। मगर उसे जख्मी देकर जल परी रोने लगती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आता है, जिसके बाद उसका जिस्म गायब हो जाता है और उसकी सारी ताकत उस आंसू में चली जाती है। और अब जैसे ही वो आंसू जियांग के अंदर जाता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जल परी अब सिर्फ एक छोटी सी मछली बन गई है। तब लो चैंग पीछे से आकर जियांग पर हमला करती है, मगर बिल्कुल जल परी की शील्ड जैसा एक हिफाजती घेरा उसके चारों तरफ बन जाता है, जिससे जियांग को कुछ नहीं होता। और अब जैसे वो ये देखता है कि लो चैंग ने मुझ पर हमला किया हुआ है, तो वो उल्टा उसी पर ही हमला करके काफी दूर फेंक देता है। फिर वो उसे पूछता है कि आखिर ये सब तुमने क्यों किया? वो कहती है मैंने इस शहर के लिए बहुत मेहनत की, मगर मास्टर गद्दी पर तुम्हें बिठाना चाहते थे, जिससे मुझे बहुत जलन हुई। ये जानकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर एक ताकतवर हमला करके उसे जान से मार डालता है और बाद में वो अभी शहर का मास्टर बन जाता है। इसके बाद हम सरदार और होटल की उसी मालिक को देखते हैं, जहां अब दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और जल्द ही शादी भी कर लेते हैं। उधर सारी जल परियां अपनी उस राजकुमारी यानी उस जल परी को मछली वाले रूप में ही लेकर काली पानी चली जाती हैं, जो उनका घर था। फिर जियांग का दोस्त उसके पास आता है और बताता है कि जब मैं मास्टर को चाय देने के लिए तुम्हारे पास आ रहा था तो तब रास्ते में लो चैंग ने चाय में कुछ मिला दिया था, मगर तब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मेरी समझ में आ रहा है कि दरअसल वो जहर था, इसीलिए मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी लापरवाही की वजह से मास्टर की जान गई। इसीलिए तुम चाहो तो मुझे कोई भी सजा दे सकते हो। मगर क्योंकि वो दिल का काफी अच्छा था, इसीलिए जियांग उसे माफ कर देता है। इसके बाद हमें काफी सालों के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ होटल की मालिक और वो सरदार जियांग से मिलने आते हैं, जहाँ वो दोनों बहुत खुश थे और उनके दो प्यारे प्यारे से बच्चे भी होते हैं। फिर इधर ही हम उस जलपरी को भी देखते हैं जो काली पानी जाकर ठीक हो गई थी, मतलब वापस असली रूप में आ गई थी। वो भी अब जियांग से मिलने आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।